हेलो दोस्तों, आपके चैनल प्रज्ञा कैंपस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप जो सी टेट की बैच है, प्रैक्टिस बैच है, इसका टारगेट है। देखिए, अब इसमें हमने 7 क्वेश्चन किया था। इसमें पिछली वीडियो में जो अपलोड किया उसमें पूछा था कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित से क्या नहीं करना चाहिए। इसका व्याख्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। देखिए, इसमें दिया है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। विशेष ध्यान आप देना चाहते हैं, यदि समकक्षीय जो उसके साथ पढ़ रहे हैं उनसे अलग कर देंगे तभी बच्चा सही किस वजह से कर रहे हैं, है ना। और उसके ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी सृजनात्मक समृद्धि को करने के लिए उन्हें चुनौती देना। जब वो कैसे सृजनात्मक होंगे, अलग से अलग एक चुनौती देते रहिए, एक एक टारगेट देते रहिए, ताकि वो अपना कुछ न कुछ सृजित करते रहें, निर्माण कार्य में अग्रसर रहें। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाइए। खेल कूद में भी आनंद निकालना चाहिए, बस शिक्षा से ही नहीं होता। और गाने संगीत में भी तनाव को नियंत्रित करना सिखाइए। तनाव से नियंत्रित यदि नहीं होंगे तभी इसमें तनाव से नियंत्रित नहीं हो करना भी उन्हें सिखाना पड़ेगा, तब सामंजस्य के साथ अपने जो प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता में क्या हो सकते हैं, वो उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही ये। तो आपकी व्याख्या देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वीडियो कंप्लीट देखें। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको नहीं आता है तो लाइक करें, लेकिन रीज़न भी बताएं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं कि आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, और कुछ करना हो तो बता सकते हैं, सलाह दे। ठीक है। ये प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए प्रतिभाशाली हो सकें, होनहार हो सकें बच्चे, हंसते सस्ते जो तो अपने शैक्षिक योग्यता को प्राप्त कर सकें, विशिष्ट शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर सकें। तो प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्षा में बैठाया जाए। अब उनको कक्षियों को दूसरे कक्षा में बैठाया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दे रखा है। हाँ, पहले इससे पहले हमने एक 7 क्वेश्चन कवर किए थे, पहले फर्स्ट वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर सी टेट प्रज्ञा कैंपस चैनल करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो उसमें सी टेट प्लेलिस्ट है, उसमें आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और छोटे शिक्षार्थियों को आप देखिए, छोटे से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। आप देखिए, नहीं पे ध्यान दीजिए, नहीं हमें खोजना, पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसमें छोटे जो विद्यार्थी हैं उनकी कौन सा ऐसा लक्षण है जो पठन कठिनाई का नहीं है। जैसे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अब बताइए, इस एज में बच्चा विचारों को समझने में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो सही है, शब्दों विचारों में समझने की कठिनाई। अब इस समय कहाँ से वो शब्द और विचार कर पाएगा, इसमें कठिनाई को पड़ जाए। बल्कि बस सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। तो सुसंगत वर्तनी जो वर्तनी होनी चाहिए, जैसे ठीक इसमें है लिखा कि नहीं, तो उसमें तो कठिनाई जरूर होती है उसको समझने में। वर्ड, हाँ, अक्षरों की और शब्द पहचानने में कठिनाई। तो वर्ड को पहचानने में, शब्द को पहचानने में उसकी कठिनाई का सामना उसे करने पड़ता है। तब जी जाकर वर्ड को पहचान जाता है, तो फिर कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है मिलाकर, इसमें उसको कठिनाई होती है। अब पठन गति और प्रवाह में भी कठिनाई होती है। पठन गति में जैसे धीरे धीरे पढ़ रहा है, प्रवाह मतलब एक धारा लय से नहीं पढ़ रहा है, भटक भटक पढ़ रहा है, कहेगा प्र में दंडवत र, व मिलकर वाह, प्रवाह में कठिनाई। इस तरह से यदि बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें भी ये सब का सामना उसे करना पड़ता है। वर्ड अक्षरों को पहचानने में, शब्द को पहचानने में, इसमें भी उससे कठिनाई होती है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, कौन सी वर्तनी सही है, कैसे है, गीत है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इसके अनुरूप है यही वर्तनी। जैसे आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे लिखा जाता है, या मतलब हमको लिखना ही है कोमल। अब वो बच्चा को ये समझ नहीं आता कि ओ की मात्रा लगेगी कि म का, ये सब समझने में उसे लगता है कठिनाई, कोमल। ये सब सामना करना पड़ता है। तो छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौन सा लक्षण पठन कठिनाई में नहीं है। अब नहीं पूछा है तो लक्षण देखिए। अब शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, उसको शब्दों को विचारों को समझने। देखिए कैसे है।
छोटे शिक्षार्थियों को पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। शब्दों या विचारों को समझने में उन्हें कठिनाई हो रही है, ये उनकी कठिनाई में नहीं आता है। उनकी कठिनाई में ये आता है कि संगत वर्तनी कठिनाई ये आ सकती है, वर्ड या शब्द को पहचानने में उनमें कठिनाई से पठन गति और प्रवाह में आती है, जो इसके लिए वो प्रयास करते हैं करने के सुदृढ़ करने के लिए। अब जो है आपको नई शिक्षा नीति में के तहत जो प्राइमरी क्लास में है 3 से 4 में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो है 1 मिनट में 60 शब्द पढ़ना है सही सही। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं, इस तरह के टारगेट सरकार ने बना रखी है। देखिए शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है, इस तरह भी है, तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें दे रखा है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत, किसकी ओर को संकेत कर रहा है। देखिए विद्यार्थी निकाय के द्वारा बनाए गए नियम विनियम, विद्यार्थी निकाय के द्वारा यानी विद्यार्थियों के द्वारा जो समूह है उनके द्वारा बनाया गया जो नियम है विनियम, वो आत्मनियम की ओर संकेत करते हैं, या स्व अनुशासन और नियंत्रण करते हैं। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, जैसे अपने स्वयं सीखने का जो परीक्षण है निरीक्षण उनके करने की योग्यता, जो ये योग्यता आ जाती है तो वो आत्मनियम की ओर संकेत करता है कि हम क्या सीख रहे हैं, किस तरह से होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या कर रहे हैं। ये स्वयं जब ये परीक्षण करने लगता है विद्यार्थी तो उसे आत्मनियम की ओर संकेत करता है। इसकी ये जो व्यवहार है वो आत्मनियम की ओर संकेत करता है। देखिए, और विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियम बनाना तो नहीं। आत्मनियम का आशय है, क्या आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं को अपने से अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। सीखने की, देखो आत्मनियम का क्या आशय है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो, तो आपको आत्मनियम की ओर संकेत करता है। ये लक्षण होगा। फिर देखिए 10 है, देखिए निम्नलिखित किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। देखिए आप सीखने के लक्षण रूप से ही क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, तो इसमें दिया है व्यवहार का अध्ययन सीखना, एक क्या सीखने के लक्षण के रूप में माना जाता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना सही है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं माना जा सकता। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना ये आपके सीखने के लक्षण में नहीं माना जाता। क्यों? अधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है कि नहीं। अनलर्निंग भी एक सीखने का हिस्सा है कि नहीं सीखना जाता। और सीखना एक कौन सा सीखना चाहिए और नहीं भी कुछ चीज़ें हैं, तो उनके लिए क्या है, अनलर्निंग भी क्या है, सीखने का ही हिस्सा है। और सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना एक प्रक्रिया है, ये हमेशा मतलब एक के बाद एक कुछ न कुछ सीखने ही रहता है। एक सीखने का एक क्रम होगा, उसमें आप करते जा रहे हैं तो प्रक्रिया है। तो उससे सीखने का ये नहीं होता कि अचानक सब सीखते हैं, एक क्रम के अनुसार सीखते हैं जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और सही बात, व्यवहार में क्या करती है, मध्यस्थता करती है। तो सीखने की प्रक्रिया ही क्या करती है, व्यवहार में मध्यस्थता का काम करती है, जोड़ने कनेक्ट का। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है, क्या करें, जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। सीखने की तो हम जिस तरह से अनुभव करते हैं उसका जो फल रिजल्ट आता है उसके अनुसार जो घटना घटित तब हम सीखते हैं। देखिए जैसे व्यवहार का अध्ययन सीखना, या यह किसी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है व्यवहार का अध्ययन सीखना कि व्यवहार कैसे, बल्कि क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है। जब तक आप व्यवहार का अनुकरण नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं सीख सकते। ये सीखने की क्रिया में नहीं आता है। और न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जा सकता है, ये न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। व्यवहार का अध्ययन सीखा नहीं जाता, वो करके और उसका अनुकरण करके उसका पालन करके तब कर सकते हैं, तो व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। तो व्यवहारिक रूप से करते हैं ना। जैसे अब पढ़ के ही नहीं, आप बैंक पे कैसे जाए, क्या काम होता है, तो पढ़ के समझ गए हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अब जब एक बार जाकर प्रैक्टिकल रूप से व्यवहारिक रूप से कर लेंगे तो अब उसमें क्या होता है, अनुकरण पालन किए कि नहीं करके सीख पाते हैं। इस तरह का कह रहे हैं कि व्यवहार का अध्ययन जो होता है वह किसी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, सीखने का लक्षण है, लेकिन वो अनुकरण पालन करके है। सीखने का लक्षण है कि अनलर्निंग करना। इस तरह से देखिए सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, संज्ञानवाद देखें, लेकिन रचनावाद देखें सूचनाओं को याद करने पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। तो रचनावाद क्या करता है, क्या सूचनाओं को याद करता है, पुनः याद करिए, दोबारा याद करिए,
जांच करने पर बल देता है? ऐसा तो नहीं। रचनावाद में क्या होता है? शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अब शिक्षक क्या एकदम प्रभुत्व हो, सर उसको उसकी जो प्रभुत्वशाली भूमिका, ऐसी भूमिका हो जो प्रभावशाली हो चारों तरफ से, प्रभुत्व मतलब अपनी हो, शिक्षक की अपनी प्रभावशाली, अपनी भावना, अपनी विचार से नियम हो, तो ऐसा शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है रचनावाद? नहीं। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, तो अनुकरण की मतलब पालन करने की भूमिका पर अनुकरित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। हाँ, ये सही है कि रचनावाद ये है कि वास्तव में रचना क्या किया, और रचना क्या है कि दुनिया के बारे में, पूरे विश्व के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करना, अपने अवधारणा नियम से उसे सीखना, अंतर्दृष्टि या समझ बुझ से निर्मित करना शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करना भूमिका पर बल देता है, कि आप सोच विचार लीजिए तो वो दृष्टिकोण या नजरिया निर्मित भूमिका पर, इस भूमिका पर बल देता है। रचनावाद का सिद्धांत कैसा है? शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में सोच विचार पर करने की भूमिका देता है, कि दुनिया का क्या सोच विचार है, इस पर आप क्या दृष्टिकोण, आपकी नजरिया का क्या असर है, इस पर बल देता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, सृजनात्मक शिक्षार्थी की सृजनात्मक निर्माण कौन करता है? सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। तो जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है तो वो सृजनात्मक शिक्षार्थी नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं हर बार करे। पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। हाँ, ये सही है, पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, ये सृजनात्मक शिक्षार्थी हो सकता है। समस्या का समाधान करेगा तो कुछ सृजन होगा, और लेटरल पार्श्व चिंतन करना जरूरी, इसके पहले सोच विचार। फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, ये कोई सृजनात्मकता नहीं है, किसी में एक भी कार्य में भी कोई विशेष लक्षण हो, ये सृजनात्मक नहीं है। और बहुत बुद्धिमान हो तो वही ना, फिर अभी बुद्धिमान हो गए। यहाँ ड्राइंग पेंटिंग में ही बहुत विलक्षण है, बहुत अच्छा जानकारी है, परीक्षा में हर अंक के प्राप्त करने योग्य हैं, हर बार अंक अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, कोई समझ नहीं। लेकिन सृजनात्मक चीज़ का जब आप पार्श्वलेटरल इससे सोचते हैं सतह से और उस समस्या का समाधान अच्छा से निकालते, ये आपका आ जाएगा सृजनात्मक शिक्षार्थी। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में वह अच्छा हो, उससे सृजनात्मक शिक्षार्थी कहते हैं। अवधारणाओं का मुख्य रूप से हिस्सा है, किसका अच्छा है? अवधारणा, है ना। अवधारणा मुख्य रूप से किसकी हिस्सा है? तो देखेंगे शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणा कभी बताएंगे जब आप बुद्धि से, विवेक से उसको क्या करें, समझने की कोशिश करेंगे, तब वो जो बनता है उसे अवधारणा कहते हैं। क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बननी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट कर सकते हैं या प्रकट की जा सके। तो अवधारणा का विकास मुख्य रूप से क्या हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। जैसे व्यक्तिगत शिक्षार्थी है, व्यक्तिक है स्वयं का, तो वो एक दूसरे कैसे भिन्न होते हैं? तो देखें, विकास क्रम में भिन्न होंगे, या विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर, तो विकास की दर पर वे क्या होंगे? एक दूसरे से भिन्न होंगे, है ना। देखिए, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि के विकास दर पर भिन्न भिन्न होता है।
थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट दिस। जय हिंद, जय भारत। आपको यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।